हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक परागण यानी कि पॉलिनेशन। ये 2 नंबर या ये 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं, बाद में इसके पार्ट का डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसकी थ्योरी में दिया हुआ है किसी पुष्प के पराग कोषों से मुक्त परागकणों का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। तो इसमें दिया हुआ है कि किसी पुष्प के परागकोश, अब पुष्प के अंदर एक परागकोश पाया जाता है। अब उन परागकोश के ऊपर, जैसे पुष्प के अंदर एक परागकोश पाया जाता है, उन परागकोशों के ऊपर कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें परागकण कहा जाता है। अब उन्हें परागकणों का उसी पुष्प के किसी उसी जाति के किसी पुष्प पर या फिर उसी पुष्प पर गिरना परागण कहलाता है। यानी कि परागकणों का उड़कर उसी पुष्प पर जाना या फिर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर जाना जो होता है वो परागण कहलाता है। तो इसके कितने पार्ट होते हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो परागण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो इनका डिटेल में समझ लेते हैं कि स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा स्वपरागण दिया हुआ है कि स्वपरागण की डेफिनेशन दी हुई है। तो स्वपरागण में दिया हुआ है कि जब एक पुष्प के परागकण, यानी कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जब जैसे कोई पौधा है हमारा, जैसे कोई छोटा सा पौधा है, अब उसी पौधे के किसी पुष्प, उस पौधे पर कोई पुष्प लगा हुआ है और उस पे परागकोश पे परागकण पाए जाते हैं, तो वो परागकण उसी पुष्प पर गिरे। जैसे ये पुष्प लगा हुआ है तो इस पे कोई परागकण पाए गए तो वो परागकण उसी पुष्प पर गिरे या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर गिरे, तो वही पुष्प दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण उभयलिंगी पौधों में होता है, यानी कि जो हमारे उभयलिंगी पौधे होते हैं उन पर ही स्वपरागण होता है। उभयलिंगी पौधे कौन कौन से होते हैं? कनकौवा होता है, खट्टी बुट्टी होते हैं और इसी तरीके के और भी पौधे होते हैं। आप बुक में देखेंगे तो आपको और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो यही थी हमारी स्वपरागण की डिफिनीशन। परागण की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2nd नंबर का दिया हुआ है परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसकी डिफिनीशन दी हुई है कि जब एक पुष्प के परागकण, यानी कि पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प, अब यानी कि कोई पौधा है, अब उस पर एक पुष्प लगा है, उस सेम पौधा दूसरा है, उस पर कोई पौधा लगा है, अब इसके परागकण, इस पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के परागकण पर, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचता है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ये हमारा परपरागण कहलाता है। परपरागण में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि परपरागण जो होगा वो किसी माध्यम के जरिए ही दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तभी इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अब किन किन माध्यमों की आवश्यकता होती है? जैसे कि यहाँ पे माध्यम दिए हुए हैं वायु, जल, कीट आदि। तो यहाँ पे कीटों द्वारा कैसे होता है, वायु द्वारा कैसे होता है और जल द्वारा कैसे होता है, और यहाँ पे नीचे जंतु द्वारा दिया हुआ है। तो ये कीटों द्वारा जो परागण करते हैं वो हमारे करते हैं सूरजमुखी, बबूल और चमेली, अंजीर के पौधों पर जब कीट बैठते हैं और फिर इनसे परागकण को उठाकर दूसरे सूरजमुखी के पुष्प पर जाएंगे और उन पर परागकणों को छोड़ देंगे, तो यही हमारा परपरागण हो जाता है वहीं पे। वायु, अब यहाँ पे वायु द्वारा कैसे होता है? तो वायु द्वारा होता है गेहूं और मक्का के, जब तेज हवाएं चलती हैं तो गेहूं और मक्का के कुछ परागण होते हैं वो उसी पेड़ पर गिर जाते हैं, तो ये गेहूं और मक्का में भी परागण हो जाता है वायु के द्वारा। अब जल परागण कैसे होता है? तो जल परागण होता है ब्लिस्नेरिया, हाइड्रिला और इलोडिया, इन 3 पौधों में जल परागण पाया जाता है। जंतु परागण क्या होता है? तो जंतु परागण जिमीकंद और सर्प पादप
में पाया जाता है। यानी कि सर्पपादप का जो पौधा होता है, जो कि खेतों में कभी कभी उगाता है जब ज़्यादा दिनों तक फसल ना लगाई जाए खेतों में, तो ये सर्पपादप का पौधा उगाता है और जिमीकंद का पौधा उगाता है। तो इनमें जंतु परागण होता है, जंतुओं के द्वारा इन पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, तब ये जंतु परागण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब आपको इनके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो सबसे पहले आप परागण की डिफिनीशन का स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। अब आप यहाँ पे स्वपरागण की डिफिनीशन का भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसके उदाहरण भी देख लें, इसके उदाहरण में क्या दिया हुआ है। और अब आप परपरागण का भी स्क्रीनशॉट ले लें और परपरागण किन माध्यमों के द्वारा होता है उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें आप उदाहरण ही लिख देंगे तो ही बहुत काफ़ी होगा, क्योंकि इसमें डिफिनीशन नहीं पूछेगा, उदाहरण ही लिख देंगे, क्योंकि डिफिनीशन लिखेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, उतने आपका टाइम वेस्ट होगा। डिफिनीशन ज़रूरी नहीं होते इसमें, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। लगभग 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अब आप यहाँ पे पुष्प की संरचना की जो डिफिनीशन दी है उसका स्क्रीनशॉट और जितने पार्ट दिए हों उनका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पे पुष्प की संरचना की पूरी डिफिनीशन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। लगभग एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाएगा, कतई भी रिस्क ना लें, पूछा जरूर ही जाता है। ये 7 सेट में 1 सेट में ज़रूर आएगा, ये कंफर्म होता है। पुष्प की संरचना 1 सेट में ज़रूर पूछी जाती है। छोटा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।